हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स जोन में आपका एक बार फिर से स्वागत है, जब हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के लिए इंपोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज के बारे में। हमने इससे पहले दो इंपोर्टेंट एमसीक्यू की सीरीज जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। उसके जितने भी हमने इंपोर्टेंट और कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन बनने थे वो हमने बनाए। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, उसका ये पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम 10 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हम एकदम कंसेप्ट से आपको उन क्वेश्चन के पूरे डीप तक पहुंचाएंगे और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे उसका जो सोल्यूशन है वो करके बताएंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके पास में, विद्युत धारा का SI मात्रक है। अब विद्युत धारा क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत धारा जो होती है वो क्या होती है, आवेश में परिवर्तन की दर, यानी कि dQ/dt। ओके, dQ/dt मतलब होता है ये चार्ज है, आवेश है, इसका SI मात्रक कूलाम होता है और इसका SI मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम पर सेकंड को हमने एक SI यूनिट के तौर पे लिया है तो वो आता है एम्पियर। हम वेल नॉन चीज है कि जो विद्युत धारा होती है उसका SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। हम इसको A से या AMP इस टाइप से इसको डिनोट करते हैं, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो यूनिट और इसकी जो फॉर्मूला है, इसकी जो बीमा है, वो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनने की चांसेस रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया। दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, धारा घनत्व का विमीय सूत्र क्या होगा। अब धारा घनत्व पहले होता क्या उसके बारे में समझते हैं कि ये धारा घनत्व है क्या। इसको हम J से डिनोट करते हैं। ओके, J जो होता है वो क्या होता है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसका एरिया, यानी कि पर जो आपके पास में पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि जो आपके पास में क्षेत्रफल है, एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा को क्या कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। यानी कि ये किस पे डिपेंड करती है, क्षेत्रफल पे डिपेंड करती है। इसको क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये क्षेत्रफल है। अब यहां पे आपको इसकी विमा पूछी है, तो सबसे पहले ध्यान दें आई की विमा क्या होगी, जो धारा घनत्व होता है सदिश राशि होती है। ओके, आई की विमा जो होती है एम्पियर होती है, A1 होती है। क्षेत्रफल की विमा जो होती है वो L2 होती है, हम सभी को पता है। ओके, अब यहां से इसकी विमा निकालना बिल्कुल आसान है। तो ये हो जाएगा धारा घनत्व के लिए L-2 और ये हो जाएगा A+1। इस टाइप से हम इसकी जो विमा है वो निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जहां पे L-2 और A+1 है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा लेकिन कंसेप्ट है। इसी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादा बनने की चांसेस रहती है। सो ये था सेकंड क्वेश्चन, हमने सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। अब आपसे थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया गया है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये, इसमें कंसेप्ट क्या है हम उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि J तथा E एक क्षण पर धारावाही चालक तार के अंदर धारा घनत्व और क्षेत्रफल है। ओके, ये क्षेत्रफल है। J जो है विद्युत क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पे। ये E जो है ना वो विद्युत क्षेत्र है, ये जो है वो विद्युत क्षेत्र है। J जो है वो आपको क्या दे दिया, धारा घनत्व दे दिया, और E जो है वो इसका क्या हो जाएगा, उसमें विद्युत क्षेत्र दे दिया। और ये कह रहा है कि क्वेश्चन में यहां पे कंसेप्ट है कि एक क्षण पे, एट अ टाइम, एक ही टाइम पे बात हो रही है, तब J.E क्या होगा, यानी कि इनका अदिश गुणनफल क्या होगा। तो J.E के बारे में हमको चर्चा करनी है, इसके बारे में बताना है। तो J.E का मतलब क्या होता है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि A.B क्या होता है। A.B जब हम किसी दो वेक्टर के लिए अदिश गुणनफल करते हैं तो वो क्या होता है, A इंटू बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, कॉस थीटा जो होता है वो इन A और B के बीच का कोण होता है। तो यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि J और E के बीच में क्या कोण होगा। धारावाही चालक तार की अगर मैं बात करूं, किसी धारावाही चालक तार में विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ है और एक ही क्षण पे बात हो रही है, धारा भी, जो धारा घनत्व वो भी इसी तरफ है, विद्युत क्षेत्र भी इसी तरफ होगा। तो इनके बीच में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री है इनके बीच का कोण, हमको पता चल गया। तो हम इसका जो अदिश गुणनफल है उसके बारे में बात कर सकते हैं कि J इंटू E कॉस की हम बात करेंगे 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री जो होता है वो क्या पूछ लिया आप, वो क्या होता है, 1 होता है। और इसका आंसर है हमारे पास में पॉजिटिव में J इंटू E। अब ये पूछ रहा है कि इनका जो अदिश गुणनफल होगा वो ऋणात्मक होगा या शून्य होगा या धनात्मक होगा या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होगा। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, जब हम यहाँ पे 0 रखते हैं तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, और ये इसका सबसे जो है सही आंसर हो जाएगा। दोनों नहीं होगा, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे ये 0 की जगह पाई आ जाता, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाते, एक क्षण पे नहीं होते,
तो इसकी जगह पे क्या आता, -1 आता और ये क्या हो जाता, -j हो जाता। ओके, लेकिन अपने को अभी यहाँ पे -j की बात नहीं करनी है, क्योंकि -j नहीं पूछा है, अपने को j.e के बारे में एक ही क्षण पे बात कही है, इसलिए हमने क्या कहा कि ये धनात्मक राशि होगी, इनका गुणनफल जो होगा वो धनात्मक होगा। तो सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें से हमने इसमें डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं इसी धारा घनत्व पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा अच्छे से समझे इसके कंसेप्ट को। सो हम बात करते हैं, इसमें हमारा कंसेप्ट जो यूज करेंगे वो कुछ इस टाइप से है कि एक असमान काट क्षेत्रफल के असमान काट के धारावाही चालक तार को चित्र में दर्शाया गया है। असमान काट का मतलब क्या होगा कि इसका एक सिरे पे जो क्षेत्रफल होगा वो a होगा, इसको a1 मान लेते हैं, और इसके सिरे पे जो होगा वो a2 होगा। और कह रहा है दोनों सिरों पर धारा घनत्व क्या होगा, जैसे इसके ऊपर धारा घनत्व jx है, उसके ऊपर jy है, तो jy ज्यादा होगा या कम होगा, पहले में हमको पूछ रहा है, दूसरे में कह रहा है बराबर होगा या कम होगा या बराबर या ज्यादा होगा। तो ये सारे ऑप्शन हमको दिए हुए हैं। तुमको सबसे पहले धारा घनत्व के कंसेप्ट पे जाना पड़ेगा कि धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है। तो जैसा कि मैंने इस पे कहा कि इस पे क्षेत्रफल क्या है, a1 है, इस पे क्षेत्रफल a2 है। तो यहां से डायग्राम से, चित्र से हमको क्या दिख रहा है कि a1 जो है वो a2 से बड़ा है। अब हमको इसका सूत्र देखना है, a1 बड़ा हो गया a2 से, चित्र में हमको ये दिख रहा है असमान काट का क्षेत्रफल है। तो यहां पे क्या देखेंगे कि जो धारा घनत्व होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। ओके, अगर हम बात करें धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती है, J वेक्टर इज इक्वल टू I अपॉन A होता है। तो ये जो धारा घनत्व होता है ना, वो किसके समानुपाती होता है, 1 बटा क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, इसका क्या मतलब हो गया, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब ये हो गया कि अगर हमारा a बढ़ेगा तो धारा घनत्व घटेगा, जितना ज्यादा क्षेत्रफल होगा वहां पे उतना धारा घनत्व कम होगा, अगर a घटेगा तो वहां पे धारा घनत्व बढ़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, व्युत्क्रम है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इस टाइप में क्या होगा कि यहां पे जो क्षेत्रफल है वो a2 ज्यादा है, a1 ज्यादा है a2 से। तो a1 ज्यादा है मतलब यहां पे धारा घनत्व jx जो है वो कम होगा। दूसरा क्या कह रहा है कि a2 जो है वो क्या है, कम है, तो ये j2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब jy जो है वो jx बड़ा है। तो आप देख सकते हैं jy jx से किसमें बड़ा है यहाँ पे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि धारा घनत्व jy जो होता है वो jx से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो धारा घनत्व कम होगा, यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो धारा घनत्व ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपको इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि यहाँ पे आपके पास में जो करंट है वो Ix है और यहाँ पे करंट जो है वो Iy है, तो करंट हमेशा ध्यान रखें दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। इसकी करंट Ix जो है वो हमेशा Iy के बराबर होगी। करंट कभी भी क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं करती है, इस पे क्या कहते हैं इसको, करंट के फॉर्मूले में जो आपकी धारा है, विद्युत धारा, उसके सूत्र में कभी भी क्षेत्रफल नहीं आता है। तो असमान काट क्षेत्रफल से करंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे धारा घनत्व पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, और धारा घनत्व उस पॉइंट पे यानी कि इस पे ज्यादा होगा और इस पे कम होगा, jy जो है वो jx से ना बड़ा होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके बारे में आप जो है और भी ऐसे क्वेश्चन को देख सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन इस टाइप का इसमें इसलिए डाला है ताकि कंसेप्ट जो है धारा घनत्व का क्लियर हो। Okay, so now let's start let's come to the fifth question। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है गतिशीलता गुणांक के बारे में। अब आपको गतिशीलता गुणांक का मात्रक पूछ लिया, उसके बारे में कुछ पता होना चाहिए। गतिशीलता गुणांक होता है क्या है, गतिशीलता गुणांक का मतलब होता है म्यू, हम इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से हम इसको दर्शाते हैं, और ये होता है कि जो आपका अपवाह वेग होता है वो उस विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। और यहाँ पे अपवाह वेग जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, वीडी अपॉन ई हो जाता है। अब आपको मात्रक पूछिए, विमा पूछिए, आप इस सूत्र से निकाल सकते हैं। आपको मात्रक के बारे में बात करनी है तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी मतलब वेग, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे ई जो है विद्युत क्षेत्र, ओके, विद्युत क्षेत्र का जो है वो क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। तो जब यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। तो इस टाइप से इसको हम सेकंड स्क्वायर नहीं, मीटर पर सेकंड ही होगा ना, मीटर पर सेकंड होगा। ओके, तो ये मीटर पर सेकंड और मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड जो है आपके फर्स्ट में है। ओके, इसमें वोल्ट स्क्वायर है तो नहीं लेंगे, इसमें ओमेगा तो इसमें आने वाला है ही नहीं,
तो जो फर्स्ट जो है आपका मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकंड जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है वो आगे अगर हम बात करें उनके एक्सेलरेशन होता है उसके बारे में होता है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ न्यूमेरिकल टाइप से पूछ लिया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बस कुछ नहीं, ये कह रहा है कि एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार की प्रतिरोधकता रो है। अब प्रतिरोधकता पे बात आ रही है, तो प्रतिरोधकता का सूत्र अगर मैं लिखूं तो क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है, ये प्रतिरोधकता का सूत्र होता है। आगे कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई 2 गुना कर दी जाए, किस पे बात कर रहा है, लंबाई पे, लंबाई मतलब एल, अगर इसकी लंबाई एल को 2l कर दिया जाए और क्या कह रहा है, क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, यानी कि जो क्षेत्रफल है उसको a/2 कर दिया जाए, तो नवीन प्रतिरोधकता क्या होगी उसके बारे में बात करना है। नवीन जो नई प्रतिरोधकता आएगी उसके बारे में बात करना है। तो जब मैं ये वैल्यू जिसमें रखता हूं तो रो इज इक्वल टू, ओके, ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू, यहां पर आपके पास में हो जाएगा रो इज इक्वल टू, अब आर की जगह पे तो आर रहेगा, प्रतिरोध में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्रतिरोधकता में बताना आपको। क्षेत्रफल जो है वो क्या कर दिया इन्होंने, a/2 कर दिया, फिर लंबाई जो है उसको 2l कर दिया, तो ये 2 जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन, ये 2 जब नीचे आएगा तो ये हो जाएगा 4l हो जाएगा, और इस 4 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 4 रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, क्या होता है, आर ए बाई एल रो होता है, इनकी प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है, प्रतिरोधकता। ओके, तो ये आया आपके पास में कि जो प्रतिरोधकता है वो क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। जब हम उसके लंबाई को 2 गुना कर देते हैं, क्षेत्रफल को आधा कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसकी प्रतिरोधकता जो है वो 4 गुना हो जाती है, मतलब आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप फॉर्मूले में जैसा क्वेश्चन कहे वैसा काम करते जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन करने के तरीका यही है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन, इसका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 7 के बारे में। ओके, 6 के बारे में हमने चर्चा की, अभी 7 के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसको अगर आप देखें, दर्शाए गए वक्र के लिए प्रतिरोध का मान क्या होगा। हम सभी जानते हैं ओम के नियम से कि V जो होता है वो I के समानुपाती होता है, V बराबर I R होता है। ओके, RI लिख सकते हैं, और R इज इक्वल टू V बटा I होता है। अब यहां पे जो वक्र बनता है वो वक्र कैसा होता है उसको आप देखें। वक्र जो बनता है वैसे समानुपाती बनता है, और वो किसके बीच में बनता है, V और I के बीच में। तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, अगर आप देखें तो यहाँ पे IV वक्र दिया हुआ है हमको, कौन सा वक्र दिया है, यहाँ पे IV वक्र दे दिया, और वक्र हमेशा किसमें बनता है, VI वक्र बनता है। तो ध्यान दें कि जब भी VI वक्र बनता है तो इसकी जो ढाल होती है, स्लोप जो होती है ना, tan थीटा होती है। इसकी ढाल क्या होती है, tan थीटा होती है, अगर ये एंगल थीटा होता है तो। अगर यहाँ पे ये एंगल थीटा है तो ये जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो ढाल जो आएगी ना, आप यहां से कैलकुलेट करेंगे ये ढाल, इस ढाल को निकालेंगे tan थीटा से, लंब बटा आधार से, तो वो आपको मिलेगी आधार बटा लंब, यानी कि cot थीटा मिल जाएगा। और cot थीटा को हम क्या कहते हैं, 1/tan थीटा मिल जाएगी, जस्ट उसका उल्टा मिल जाएगी। तो इसके लिए ध्यान देना, यहाँ पे I और V में कर्व दे दिया, बनता किसमें है, V और I में बनता है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। I और V पूछ लिया आपसे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, cot थीटा। अगर ये देता VI वक्र देता तो क्या होता, tan थीटा सही होता, लेकिन अभी tan थीटा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको उल्टा दे दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसलिए आपको जो कर्व होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, उनके बारे में बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए कि किस में जो है वो ग्राफ बना हुआ है। ओके, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 आपको न्यूमेरिकल दे दिया, लेकिन बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं। एक चालक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला आवेश 2t² + 5t कूलाम द्वारा दिया जाता है। क्षण t बराबर 2 सेकंड पर चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें जो आवेश दिया हुआ है Q, वो कितना दे दिया है, 2t² + 5t दे दिया है। दूसरा आपको कह रहा है t बराबर 2 सेकंड। ओके, अब t बराबर 2 सेकंड डायरेक्ट इसमें नहीं रखना है, वो तो चार्ज आएगा आपके पास में। अब आपको धारा निकालना है। तो भैया धारा क्या होती है, I इज इक्वल टू, सबसे पहले बार में आपको क्वेश्चन में बताया था, dq/dt होता है, मतलब आवेश में परिवर्तन की दर।
आवेश क्या है हमारे पास में ये दिया हुआ है, इसका आप अगर अवकलन करेंगे, अवकलन ही तो है dq मतलब dq बाई dt मतलब t के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2t + 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं अवकलन में ये जो है वो x की पावर n है, ये n आगे आ जाएगा तो x की पावर n - 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा जो बेसिक जो डिफरेंशिएशन होता है वो यहाँ पे यूज किया गया है। अब क्या करना है, आपको पूछ लिया t बराबर 2 सेकंड पे, टाइम क्या दे दिया आपको t = 2 सेकंड। अब t = 2 सेकंड दिया तो आप क्या करेंगे, i निकालेंगे यहां से, तो इसमें क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो गुणा कर दो इसको 2 से और ये आ जाएगा आपके पास में यहां पे इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा ना। जब इसको करेंगे तो ये 4 और ये हो जाएगा 8 + 5 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये नीचे आएगा 2 × 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4t + 5 और ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा 13 एम्पियर। तो आप देख सकते हैं जहां पे 13 एम्पियर है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये 2 है, इस 2 ये जब आगे आएगा तो आगे 2 और कोएफिशिएंट में है तो वो मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा और ये 4 × 2 8 + 5 = 13 हो जाएगा। तो 13 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना आपको, ये जो करंट की धारा की जो परिभाषा है उसका यूज यहाँ पे करना है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको फिर कर्व के बारे में एक और क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अनओमीय, ओके, इसको अनओमीय करेंगे, ओके, ये इस टाइप से लिखा जाता है अनओमीय चालकों में को प्रदर्शित करने वाला वक्र है। तो हमेशा ध्यान दें कि ओम के नियम को जो फॉलो नहीं करते, ओम के नियम की पालना नहीं करते, वो अनोमीय चालक होता है। ओम का नियम क्या कहता है, जैसे अगर हम इसमें बात करें v और i के मध्य जो ग्राफ बनता है वो सदैव समानुपाती ग्राफ बनता है। ओके, ये क्या होता है, समानुपाती ग्राफ है, तो इसलिए हम कहेंगे ये ओम का ग्राफ हो जाएगा। दूसरा, इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें भी देखो vi है और ये i भी दे दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी एक ओम का ग्राफ हो जाएगा। लेकिन अपने को अनओमीय की बात करनी है तो a और c दोनों नहीं होंगे, आंसर आपका b करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये समानुपाती नहीं है। vi समानुपाती यहाँ पे नहीं है, हम यहाँ पे लिखेंगे vi के समानुपाती नहीं है, इसलिए ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, अनओमीय चालकों के लिए कर हो जाएगा। और ये बता दूं आपको, ये होता है विद्युत अपघटन के लिए। ओके, विद्युत अपघटन जो होता है, उस विद्युत अपघटन का जो बात करते हैं, जो शेल में होता है उसका ये ग्राफ होता है, वो एक अनओमीय चालक को प्रदर्शित करता है। तो फिर आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन में आपको एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा है कि धारावाहिक चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवहन वेग निम्न में से किसके समानुपाती होता है। अब इसके लिए आपको अपवहन वेग का सूत्र याद होना चाहिए, तो बिल्कुल हम लिखते हैं अपवहन वेग का सूत्र क्या होता है। अपवहन वेग के सूत्र की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, vd = E/m × τ। ओके, अब आपको क्या क्या बात कर रहा है, सबसे पहले देखें इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब m हो जाएगा, m के तो ये क्या है, आपको समानुपाती पूछ रहा है, m के ये व्युत्क्रमानुपाती 1/m के व्युत्क्रमानुपाती। दूसरा कह रहा है विभवांतर, तो उसके भी क्या हो जाएगा, समानुपाती नहीं होगा। तीसरा कह रहा है विश्रांति काल। विश्रांति काल का मतलब होता है ये टॉ जो होता है इसको हम कहते हैं विश्रांति काल। ओके, ये विश्रांति काल होता है। विश्रांति काल जो होता है, जब आवेश जब उस धारावाहिक चालक तार में टक्कर करते हैं तो कुछ क्षण बाद में चलते हैं तो टक्कर होती है, टक्कर होने के बाद तो कुछ क्षण के लिए रुकते हैं फिर आगे चलते हैं, इसको हम एवरेज उसका टाइम पीरियड कहते हैं, विश्रांति काल होता है। तो ये vd जो है वो किसके समानुपाती है, टॉर्क के समानुपाती होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि vd जो है वो विश्रांति काल के समानुपाती है। तो ये थे हमारे कुछ 10 क्वेश्चन जिनमें हमने डिस्कस किया है इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चंस के बारे में, जिसका ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम जल्दी आपके सामने लाएंगे। अगर आपने हमारा वीडियो यहां तक देख ही लिया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथ्स जोन एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।